भारत के आम चुनाव के बीच में अचानक से एक शब्द, एक निर्जन आइलैंड कच्चा तीऊ सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर अपनी बातें रखी है। 2024 के चुनाव के बीच में कच्चा तीऊ का मामला, भारत और श्रीलंका के बीच का यह मामला उठाने के क्या मायने हैं और इस चुनाव में कच्चा तीऊ मामले का क्या असर पड़ने जा रहा है और ये पूरा मामला क्या है, इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक भास्कर जी। डॉक्टर दीपक भास्कर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नागालैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से की है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर दीपक भास्कर सर, आप हमारे कार्यक्रम ग्लोबल जहान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कच्चा तीऊ का मामला है क्या? अचानक से 2024 के चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री आते हैं, अपने भाषण पे, अपने एक्स पे इस बात को लिखते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी इस पे प्रेस से बातचीत करते हैं। अचानक से आम चुनाव के बीच में कच्चा तीऊ का मामला, भारत और श्रीलंका के बीच में एक निर्जन टापू का मामला चर्चा का विषय क्यों बन जाता है? देखिए पीयूष जी, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो जमीन के मुद्दे हैं पीयूष जी, वो मुद्दे अब चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। इसीलिए नए नए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। कच्चा तीऊ जो द्वीप है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। आप तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां से महज 20 से 23 किलोमीटर की दूरी पर वो द्वीप है, और श्रीलंका भारत के तटीय क्षेत्र से तमिलनाडु से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये बात बहुत पहले की है। एक तो कच्चा तीऊ आइलैंड जो है वो अपने आप में निर्जन है, वहां सिर्फ एक चर्च है। श्रीलंका और जो है उसका एक इतिहास भी है अपना, कि वो ब्रिटिश के टाइम पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, और वहां पर एक चर्च बनाया गया। श्रीलंका से लेकर के भारत के भी जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं वहां जाते हैं, है ना, और वहां पर एक जो है आयोजन होता है, वो साल में एक ही बार होता है। अदरवाइज वहां पर कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई लोग वहां नहीं रहते हैं। अब उस आइलैंड को लेकर के ये बात हुई कि श्रीलंका बार बार ये शुरुआत से ही क्लेम कर रहा था कि हमारा है। भारत और श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंध को और मजबूत करने के लिए वो द्वीप 1974 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब उन्होंने वो द्वीप जो है उनको सौंप दिया, जो उनका था। कहने के लिए तो आप पूरा का पूरा जो है जहां नहीं अपने में शामिल कर लेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका क्लेम था और ये किया गया। देखिए, विदेश नीति में ऐसे कई बार किए जाते हैं, मोदी जी ने खुद किया है। मोदी जी ने बांग्लादेश से अपने मैत्री संबंध को और मजबूत करने के लिए जो अभी बॉर्डर सेटलमेंट 2015 में किया, उसमें भी बांग्लादेश को 111 जो है गांव मिले और हम लोगों को उनसे कम ही मिले, जबकि हमारा क्लेम उनसे कहीं ज्यादा था। लेकिन ये विदेश नीति की अपने जो है आयाम है जिसको ध्यान में रखा जाता है। अब इस मुद्दे को अभी ये मुद्दा तूल तब पकड़ना शुरू हुआ जब तमिलनाडु के कई मछुआरे कम्युनिटी जो हैं वो 2014 तक कच्चा तीऊ द्वीप हालांकि श्रीलंका का हिस्सा था, लेकिन 2014 तक उस द्वीप के चारों तरफ जो है फिशिंग राइट था इंडिया का भी, कि आप मछली वहां मारने जाएंगे तो आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा। 2014 के बाद लगातार जो है जब मछुआरे जाते थे तो श्रीलंका सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। जब ज्यादा संख्या में गिरफ्तारी होने लगी तो ये सरकार, तमिलनाडु सरकार के द्वारा कई पत्र भी लिखे गए भारत सरकार को, और उसमें से कई मछुआरों को वापस भी हुआ है, ये सब भी हुआ। लेकिन अब मोदी जी का जो ये पूरा संसद में उन्होंने उठा करके मुद्दा लाया, इस मुद्दे को लाने के दो हमको प्रमुख कारण दिखते हैं। एक तो वो तमिलनाडु में अपना पैठ बनाना चाहते हैं कि देखिए हम तमिलनाडु का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरा, इस कांग्रेस को ये कह करके कि भारत को छिन्न भिन्न करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, उस मुद्दे को उठा करके वो पूरे नॉर्थ इंडिया में इस नॉर्थ इंडिया का जो हिंदी पट्टी है उसमें वो इस बात को फैलाना चाहते हैं कि देखो जी, कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर दिया, देश को छिन्न भिन्न कर दिया, जमीन दे दिया, ये दे दिया। वो अपनी बात तो नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश को भी आपने दे दिया, वो अपनी बात ये नहीं कहेंगे कि अरुणाचल में क्या हो रहा है,
वो अपनी बात नहीं कहेंगे कि लद्दाख में क्या गया, लेकिन वो कांग्रेस को टारगेट करने के लिए भी ये एक जो है पक्ष रखा जा रहा है। इसीलिए अब देखिए उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है ना? वो 1900 जो है 83 ईस्वी या 80 के दशक में आया है और ये आइलैंड आप 1974 में ही दे चुके हैं। तो जब कानून आया, समुद्री कानून आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसपे सभी देशों की सहमति ये बनी कि तटीय इलाके से लेकर के 200 नॉटिकल माइल समुद्री नाप जो है, 200 नॉटिकल माइल तक जो है आप फिशिंग राइट है, आप उसको बोलते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप वहां पर सब काम कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब भारत और श्रीलंका की दूरी जो है ना वो 30 किलोमीटर ही है ना? तो 30 किलोमीटर में तो 200 नॉटिकल माइल मतलब श्रीलंका पूरा भारत के अंदर ही आ जा रहा है। उसके लिए फिर नियम नया बनाया गया कि अगर ऐसा स्थिति बनेगी कि दो देशों की दूरी जो है वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही आ जाएगी, तो फिर दो देशों के बीच की दूरी जितनी है, जैसे श्रीलंका और भारत की दूरी जितनी है 30 किलोमीटर, उसका आधा-आधा हो जाएगा। आधा 15 किलोमीटर तक श्रीलंका रहेगा और 15 किलोमीटर तक भारत रहेगा। ठीक है? अब ये बात नई कानून का अब श्रीलंका सरकार ये कह रही है कि ये तो अभी तक जो था मैत्रीपूर्ण संबंध था, तो उसके हिसाब से बात चल रही थी कि आप भी वहां तक जाइए, मछली मार के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कच्चा तीबू द्वीप है, वो 23 किलोमीटर पे है ना? वहां से 23 करेंगे तो आधा-आधा करने से भी जो है वो आधा-आधा पर बात हो रही है कि हमारा तो यहाँ तक होगा, मतलब 13-14 किलोमीटर तक आपको हम आने देंगे, उसके बाद नहीं आने देंगे। वहाँ दिक्कत फँस रही है। इसके लिए आपको जो है सरकार को श्रीलंका सरकार से बात करनी चाहिए। ये विदेश नीति का मामला है। उसको अगर आप इस मोदी जी हर वक़्त क्या करते हैं ना, उनका पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है। वो विदेश नीति को भारतीय जो चुनावी जो अभियान है, उसमें भी यूज़ करते हैं। उनका ज़्यादातर समय यही रहा है। तो वो इस मुद्दे को भी विदेश नीति के मुद्दे को वो ला करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो घरेलू राजनीति है उसमें उठा रहे हैं, जिसका कोई हमको बहुत मतलब नहीं दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या होना चाहिए था पीयूष जी? मुद्दा है भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रमुख मुद्दे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, वो है बेरोज़गारी, वो है महँगाई, वो है सामाजिक सद्भाव, है ना? वो है कि सशक्त भारत जो बनेगा, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो नहीं बनेगा, है ना? गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों को कैसे आप ऊपर लेके आएँगे? शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी? जागरूकता जो है भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को लेकर के यहाँ एक जागरूकता अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है ना? सशक्तिकरण का मुद्दा है कि महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का सशक्तिकरण किस तरह से होगा, है ना? भ्रष्टाचार पर जो है लगाम कैसे लगेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार अभी आप जो देख रहे हैं कि बड़ा एकदम से गाहे-बाहे ढोल बजा के पीटा जा रहा है कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिए। लेकिन भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में डाल देने के बड़े-बड़े भ्रष्टाचार को जो है ला पकड़ करके भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आम जो लोग हैं पीयूष जी, वो अधिकारियों से, वो कर्मचारियों से, छोटे-छोटे लेवल पर वो भ्रष्टाचार को फेस करते हैं। उस जो ज़मीनी लेवल पे, छोटे लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, उसको कैसे आप रिज़ॉल्व करेंगे, उसका कोई रोड मैप, उसका कोई प्लान नहीं है। तो ये मुद्दे जो हैं होने चाहिए, लेकिन मुद्दा कहाँ से उठ के आ रहा है, वो एक नॉन मुद्दा है। वो नॉन मुद्दा है और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ पीयूष जी कि ये जो आदान-प्रदान की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में मोदी रिजिम के अंदर हुआ है। अमेरिका ने को जो है ब्रिटेन ने एक आइलैंड गिफ्ट किया अरेबियन सी में, अरब महासागर में एक आइलैंड है डियो ग्राशिया आइलैंड। बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर वो आइलैंड है और वो पहले ब्रिटेन के हाथ में था। बाद में ब्रिटेन ने उसको जो है अमेरिका को दे दिया। अभी अमेरिका वहाँ पर जो है अपना पूरा नौसैनिक बल जो है खड़ा किए हुआ है ना? जहाँ से वो पूरा का पूरा मध्य एशिया को, वेस्ट एशिया को जो है कंट्रोल करता है। तो ऐसा नहीं है कि आदान-प्रदान नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। इस मुद्दे पर उतनी बात मैंने कहा ना कि पहला टारगेट था कि तमिलनाडु में मछुआरों कम्युनिटी को ये जो है पेनिट्रेट करना है कि हम आपकी बात उठा रहे हैं। देखो जी हम तमिलनाडु के लिए बहुत चिंतित हैं।
दूसरी बात, इसी पॉलिटिक्स को नॉर्थ में ला करके खड़ा करने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कि देखो जी कांग्रेस ने तो देश ही बर्बाद कर दिया। ये जो पूरा का पूरा एंटी कांग्रेस को एंटी जो है नेशन खड़ा करने का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक पॉलिटिकल टूल है। इसके सिवा तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसी कड़ी में अगर आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब आप देखिए कि मेरा ये नहीं कहना है कि कांग्रेस ने गलत किया सही किया, मैं इसको गलत सही के फ्रेम में नहीं देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो है अभी 30 शहरों का नाम चाइना ने बदल दिया, उस पर कोई वो सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, जबकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नाम हम कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और चाइना उसका नाम रखा है जांगनान, राइट? उन्होंने नाम बदल दिया। और कहेंगे आप कि नाम बदलने से क्या होता है, तो फिर नाम बदलने से अगर कुछ नहीं होता है तो इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद ही रहने देते, प्रयागराज क्यों कर दिए, है ना? फिर वो क्या नाम है उसका मुगल सराय का नाम मुगल सराय मुगल रहने सराय का नाम। देते। तो जी क्यों, नाम का मतलब है। सिर्फ अरुणाचल की स्थिति ऐसी नहीं है, लद्दाख में तो सोनम वांगचुक जो है इतने दिनों तक भूख हड़ताल पर थे, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जमीन हड़प ली गई है। जो वहां का ग्राउंड आदमी है, जो वहां रोज अपना गाय ले जाके चराता है ना, वो कह रहा है कि हमारी जमीन जा रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं जा रही है। ऐसे कैसे होगा? तो कंट्रोल जो मैकेनिज्म है ना, हमको लगता है कि तीसरा पॉइंट में ये बोलना चाह रहा था कि हमको लगता है कि जो अरुणाचल की स्थिति है और जो लद्दाख का मुद्दा है, उससे शायद उसको कवर अप करने के लिए जो है इस द्वीप का मुद्दा उठा करके लाया गया है, ताकि ये कवर अप हो जाए, लोग का ध्यान उधर चला जाए। और बीजेपी कोई भी मुद्दा उठाती है ना तो वो बहुत जोर शोर से इसलिए पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि उनका मैकेनिज्म बड़ा है, उनके पास बहुत जी साधन है, वो अपनी बात ना हर गांव गांव तक पहुंचा देते हैं। जी सर, आपने सोनम वांगचुक की बात की, हम इस विषय पे आएंगे। लेकिन कच्चातीव मामले को उठाते हुए बीजेपी के जो तमिलनाडु के हेड हैं या चीफ हैं अन्नामलाई जी, उन्होंने एक क्लेम किया है आज। उन्होंने क्लेम किया कि हम इस आइलैंड को वापस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ तो अगर ये बयान जाता है, अगर तो एक तरफ से आप उस आइलैंड को, कच्चातीव आइलैंड को बिना युद्ध के तो ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह का बयान देना, और दूसरी तरफ से श्रीलंका ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इस पे प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका ने ये कहा है कि हमने अभी तक कच्चा तीऊ मामले पे हमारी कोई भी किसी तरह की बातचीत इंडियन गवर्नमेंट से नहीं हुई। तो बीच चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठा के तमिलनाडु में ऑलरेडी हिंदी और नेशनलिज्म, जो सब नेशनलिज्म की भावना है, उसकी भावना हावी रहती है तमिलनाडु के अंदर में। उस बीच में ये जरूर है कि मछुआरों की जो गिरफ्तारियां हो जाती है, ये एक मुद्दा तो है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि ये मामला उठा के तमिलनाडु में और नॉर्थ इंडिया में, या कहें कि पूरे भारत के चुनाव के बीच में ये मुद्दा उठा के बीजेपी किस तरह के पॉलिटिकल गेन की अपेक्षा कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दक्षिण में जो उसका द्वार था कर्नाटक, वो उसके हाथ से चला गया। तेलंगाना से उसकी करारी हार हुई है, और तमिलनाडु से भी उसका डीएमके की शासन आने के बाद से बीजेपी का जो होल्ड था एआईडीएमके के माध्यम से, वो खत्म सा हो गया है। तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि इस इशू के माध्यम से दक्षिण भारत में, या मुख्य रूप से तमिलनाडु के बीच में, किस तरह की राजनीतिक, या फिर पूरे देश में बीजेपी किस तरह की राजनीतिक गेन की, लाभ की अपेक्षा कर रही है, और आपको कितना लाभ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, लाभ होने का जहाँ तक बात है बीजेपी को इस मुद्दे से, तो मैं तमिलनाडु को लेकर के तो बहुत आश्वस्त हूँ कि वहाँ कोई लाभ नहीं होने जा रहा है ना? वहाँ बिल्कुल भी कोई किसी भी मुद्दे का मोदी जी को कम से कम लाभ नहीं होने जा रहा है, किसी और पार्टी को हो जाए तो हो जाए। अब बात रही कि इस चुनाव में इस मुद्दे को लाने से तमिलनाडु के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्या है ना, बीजेपी में ना मुझे लगता है कि बहुत वो है, कसमसाहट है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग, ऐसा लगता है। क्योंकि अब नारा 370 और 400 का है। और वो नारा जो है ना, अब मोदी जी ने तो जो कह दिया तो वो तो पत्थर की लकीर वाली बात है ना, कि हम बोल दिए तो उतना तो होना चाहिए। अब उसको लेकर के बहुत परेशानी इसलिए है क्योंकि जो 415 मैक्सिमम सीट कांग्रेस ने लाया अपने अपने इस लोकतंत्र के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, वो उस समय लाया जब पूरे भारत में वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती थी, तमिलनाडु में भी जीतती थी।
अभी स्थिति ये है कि बीजेपी पूरे नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में मैक्सिमाइज कर चुकी है। ज़्यादा जितनी सीटें होती हैं उससे उतना सीट ला चुकी है। उसके बाद उनका डेटा जो है ना, उसका नंबर 301 पर है। अब अगर जब तक वो साउथ इंडिया से सीटें नहीं लेकर के आते हैं और ईस्टर्न इंडिया से सीट लेकर के नहीं आते हैं, तो 370 नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी मजबूरी है। 70 370 या 400 तो छोड़िए, 270 या फिर 370 ही नहीं पहुंच पाएंगे वो। अगर उनका पिछला डेटा मान लीजिए कि 301 हम एज इट इज रख लें, तब भी उसको बढ़ाने के लिए 70 सीट और लाने के लिए आपको कहाँ जाइएगा? राजस्थान आप बड़ा पूरा का पूरा आपका है, गुजरात आप ही के पास है ना? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़। प्रदेश, झारखंड, बिहार 40 में 39 आपके पास है। नॉर्थ ईस्ट में 20-22 सीट है, जिसमें 18-19 आप ही के पास है। तो और कहाँ पर है? सीट मिलेगा कहाँ? बंगाल में भी आप 16 सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं पिछले बार ही। तो अब कितना जीतेंगे? मतलब कहाँ है? स्पेस ही नहीं है। इसीलिए स्पेस सिर्फ साउथ में है। जब तक आप उस 100 सीट में से अपनी सीटें, 120 सीट जो है वहां पर, उससे अपनी सीटें नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आपका मामला 370 पे नहीं पहुंच रहा है। 400 तो बात छोड़िए। इसीलिए इतनी कसमसाहट है कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी करना पड़े। हम तमिलनाडु, हम श्रीलंका गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, कच्चा दीवू आइलैंड हम ले लेंगे। अरे ले लेंगे तो वो अभी ले लेंगे। यही होता है ग्रैंड नैरेटिव। एक फॉल्स डिलेमा क्रिएट किया जा रहा है, समझे ना? इसको मैं फॉल्स डिलेमा होता हूँ कि लोग को लगेगा देखो मोदी जी ना ले आएंगे। ये तो पीओके के बारे में भी ऐसा ही है कि पीओके भी ले आएंगे। अक्साई चीन के बारे में भी ऐसा है कि ले आएंगे। हम तो उम्मीद करेंगे, हम तो चाहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, जो हमारी जमीनें हैं वो वापस मिल जाए हमको। लेकिन जो अभी उनके पास है, उनका छोड़िए, जो मेरे पास है, लद्दाख हमारे पास है, अरुणाचल हमारे पास है, उसकी जमीनें जो लेके लिया जा रहा है, उसमें भी चाइना जो है इंटरवीन कर रहा है, लगातार जमीन ले रहा है। वो ज्यादा हमारे लिए जरूरी है ना कि हम बचाएं पहले जो है आपका, पहले उसको बचाएंगे कि पहले दूसरे के यहाँ से जाकर के लेके आएंगे? पहले तो आपकी बॉर्डर को आप सिक्योर करेंगे ना। ऐसे ऐसे नहीं होता है ना कि पहले चलो इधर कोई बात नहीं है, लेने दो उसको, हम उधर से मैनेज कर लेंगे। अरे तो क्या पूरा पाकिस्तान हम कब्जा कर लेंगे क्या? ऐसा थोड़ी होने वाला है। मतलब अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम, आप भी जानते हैं कि वो एक बातचीत करने के लिए मोदी जी हर वक्त क्या करते हैं ना, एक ग्रैंड नैरेटिव जनता को देते हैं। जनता एक ऐसे सपने में रहती है, उनको लगता है कि भारत जो है ना, अफगानिस्तान तक हम लोग जीत के लाएंगे। अरे मोदी जी हैं, वो 75 साल के आदमी हैं, वॉरियर थोड़ी है, कोई वो समुद्रगुप्त थोड़ी बन गए हैं। आप उनको समुद्रगुप्त क्यों बना रहे हैं? है ना? या सम्राट अशोक क्यों बना रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि मोदी जी सम्राट अशोक हैं क्या? मोदी जी क्या समुद्रगुप्त हैं क्या? है? क्या बंदूक लेकर लड़ने जा रहे हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।